दोस्तों एक टाइम पर हमारी दुनिया में इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों का दबदबा था, क्योंकि इनके पास तेल था और तेल बेचकर इन्होंने दोस्तों मोटा पैसा छापा। जितना हो सकता था इन्होंने उससे ज्यादा पैसा छापा। पर आज इनके पास खाने को रोटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने धर्म के अफीम तो पहले से ही चाट रखी थी। उसके बाद ये परमाणु हथियार बनाने की रेस में लग गए। और उसके बाद क्या होना था, इसके बाद वही हुआ जो अमेरिका चाहता था। अमेरिका ने इन्हें पीछे से धप्पा कर दिया। और दोस्तों एक टाइम पर इराक, जो कि दुनिया का एडवांस देशों में गिना जाता था, आज उसकी हालत ऐसी है मानो पिछले 100 सालों से किसी युद्ध में उलझा हुआ है। वहां पर ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और दोस्तों सिक्योरिटी का तो क्या ही कहना। पर आज वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में आटा लगभग 350 रुपए का क्रॉस कर चुका है, तेल भी 250 रुपए के ऊपर जा चुका है और डॉलर तो दोस्तों काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। दोस्तों डॉलर ने लगभग वहां पर 280 रुपए का क्रॉस कर दिया है। अब दोस्तों ऐसी हालत के पीछे पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार है? दोस्तों एक टाइम पर जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी पाकिस्तान में एक साथ नहीं रह सकते, और दोस्तों आज कुछ वैसा ही हो चुका है। पर पाकिस्तान में आज माइनॉरिटी की हालत वैसी है जैसे कि आज इंडिया में कांग्रेस की है। दोस्तों एक जो पाकिस्तान है वहाँ पर लगातार हर रोज 10 से 15 घंटों की बिजली काटी जा रही है ताकि थोड़े बहुत डॉलर बचा सके। पर दोस्तों आज उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कमाना नहीं सीखा। और दोस्तों जिसने कभी कमाना नहीं सीखा अब वो खर्च कैसे करेगा? आज दोस्तों पाकिस्तान में कुछ ऐसा हाल है कि वहाँ पर एक बंदा किसी दूसरे बंदे का केवल आटे के लिए गला काट सकता है। अब दोस्तों इनमें से किसी को भी हिंदू अपना दुश्मन नहीं लगेगा और ना ही अभी किसी को काफिर कहेंगे, क्योंकि दोस्तों काफिर कहने के लिए जेब में पैसा चाहिए। जेब में अगर मान लो पैसा है भी तो भी वहाँ पर कोई सामान नहीं है, क्योंकि सामान मार्केट में जब आएगा जब बाहर से कोई सामान आता होगा। उनके पोर्ट पर लगभग 10,000 से ज्यादा कंटेनर खड़े हैं, पर दोस्तों उन्हें अनलोड नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी जेब में पैसा नहीं है, और जिनकी जेब में पैसा है वो अमेरिका में मजे काट रहे हैं। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ है जिन्ना के लैंड ऑफ प्योर में कि आज वो सिविल वॉर की कगार पर खड़ा है? तो दोस्तों आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम रोली, सब चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार एपिसोड को। पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है। डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है, क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये EMI भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। तो ये पाकिस्तान हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। तो दोस्तों चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों 14 अगस्त 1947 भारत से टूटकर पाकिस्तान बना था, क्योंकि उस समय जिन्ना और जो नेहरू थे वो आपस में कुर्सी के लिए उलझे हुए थे। उनका कहना था कि पहले मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। पर दोस्तों इनकी लड़ाई के कारण भारत टूटकर 2 हिस्सों में बट गया था, जिसके बाद एक तीसरा देश भी बना था जिसका नाम बांग्लादेश था। अब दोस्तों जो पाकिस्तान है उसमें लगभग 4 बार से ज्यादा मिलिट्री रूल लग चुका है, और इंडिया में आज तक भी कोई मिलिट्री रूल नहीं लगा है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपने 5 साल शांतिपूर्वक पूरे कर लियो। हर किसी को 2 साल 3 साल या फिर मैक्सिमम 4 साल के बाद हटा दिया जाता है। अब दोस्तों आपने वो गदर मूवी का वो सीन तो देखा ही हुआ, जिसमें कि मारकाट के बाद ये ट्रेनों में भरकर लोगों को भेजा गया था, जिसके ऊपर लिखा गया था कि हिंदुओं काटना हमसे सीखो। दोस्तों उस समय पर हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को और बाकी धर्मों के लोगों को गाजर मूली की तरह काटा गया था। पर दोस्तों इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आज अगर कहीं पर किसी मुस्लिम को मार दिया जाए तो दोस्तों पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों तब से इंडिया में दूसरी देशों ने कब्जा करना शुरू किया, यानी कि 11वीं शताब्दी के आसपास जब पहली बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था, उस समय से लेकर आज तक लगभग 300 मिलियन से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया है। पर दोस्तों इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और ना ही कोई ऐसा माइक लाल है जो कि इस टॉपिक पर कोई वीडियो बना सके या फिर इस टॉपिक पर खुलकर बात कर सके। कुछ फॉरेन के जो पब्लिशर होते हैं वो इसके बारे में बात करते हैं, पर इंडिया में आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इसके बारे में खुलकर बात कर सके। और ना ही दोस्तों हमारी सरकार में इतना दम है कि वो इसके बारे में कोई एक्शन ले सके या इसके लिए कोई जो रूल होते हैं वो बना सके। तो एक टाइम पर जो पाकिस्तान था वो दुनिया का 8वां बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर था, और यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा जो उपजाऊ भूमि होती है वो थी। पर आज दोस्तों यहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं। तो दोस्तों आखिर से क्या हो गया जो पाकिस्तान इतना ज्यादा नीचे जा चुका है? दोस्तों यहाँ के जो नेता है वो अभी भी इतने ज्यादा बेशरम है कि वो एक दूसरे की सलवार उतारने में लगी है और इंडिया को भला बुरा कह रहे हैं। उनका कह रहा है कि इंडिया की वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ सकती है। मतलब दोस्तों बेशर्मी की भी हद होती है। अपना जो ठीक है वो किसी और के सिर पर फोड़ दो, किसी को क्या पता चलेगा। अच्छा बंटी तो चूतिया है। तो PCB का चेयरमैन रमीज राजा, उसका कहना था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी जो वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप इंडिया में, वो खेलने नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा इवेंट ICC का विड्रॉ कर देने का फैसला दुरुस्त है? देखिए इंडिया को आना चाहिए
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्रिकेट आप देख रहे हैं काफ़ी अर्से से बहाल, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया एंड में जलील होकर अपनी टीम यहाँ भेजेगा। तो पाकिस्तान भी फिर डेफिनेटली वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप का फिर वो मजा रहेगा, वो टाकरा देखने में हमें मजा आएगा। ये होगा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया थूक के चाटेगा, चाहे वो अपनी बी टीम भेजे या सी। अब इंडिया के लिए एक मुसीबत और है, अगर वो कोई छोटी टीम यहाँ भेजता है हमें रिस्वा करने के लिए, तो वो हार जाएगी, एशिया का पाकिस्तान विन कर जाएगा। अब इंडिया समझ लें खाई के अंदर फंसा हुआ है, और उसे वो बात माननी है, और वो मानेगा। अभी से वो ड्रामा कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ज़िंदगी दे और ये हमारा मुल्क चलता रहेगा, हम रहे ना रहे। तो इंडिया नहीं भी आएगा, हमारा एशिया कप कामयाब है। और अगर पाकिस्तान वहाँ नहीं जाएगा तो इंडिया का नाकाम है, क्योंकि दुनिया ये देखेगी कि जब हमारी बारी है तो इंडिया तो हर काम में फसाद में चाहता है, और इंडिया ये सोकन वाला अगर काम करेगी तो जलील हो गया। और एंड में उम्मीद है कि इंडिया अपनी टीम यहाँ भेजे। अगर दोस्तों इंडिया इनके देश में नहीं जाता तो इंडिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अगर ये नहीं आते तो आईसीसी इनके ऊपर बैन भी लगा सकता है। और दोस्तों इंडिया से कंपटीशन करना है, ये भूल चुके हैं कि इंडिया कहाँ पर पहुंच चुका है। तो 23 जनवरी 2023 ये वो दिन था जब पूरे पाकिस्तान में 22 घंटों के लिए ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी लाइट नहीं थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि थोड़ी बहुत बिजली बचाई जा सके। पूरे पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं है, लोग एक दूसरे के मुंह से रोटी छीनने को मजबूर है। हर तीसरा पाकिस्तानी चाहता है कि वो पाकिस्तान को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाए, ताकि उसका जो परिवार है वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सके। पाकिस्तान में जो अमीर वर्ग है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी सबसे ज़्यादा मार जो पाकिस्तानी गरीब लोग हैं जो गाँव में रहते हैं उन पर पड़ी है। और गाँव में इन्फ्लेशन रेट लगभग 27% को पार कर चुका है। तो पाकिस्तान में मेनली गेहूँ यूक्रेन और रशिया से आता है, पर आज ये दोनों ही देश खुद युद्ध में उलझे हुए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में गेहूँ इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों पिछले साल यानी कि 2020 में पाकिस्तान ने लगभग $1.01 बिलियन का गेहूँ इम्पोर्ट किया था, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। आज दोस्तों जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार, उनका कहना है कि ये जो सब किया ये अल्लाह ने किया और इसको ठीक करना अल्लाह का फर्ज है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो एक पवित्र भूमि है और इसके लिए अल्लाह ही जिम्मेदार है। अब दोस्तों आप इसकी एक डायलॉग में पूरी बात समझ सकते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान का जैसा हालत है। 3 दिन रात काम कर रही है, इंशाल्लाह हम इस पॉगमार से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था, इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन और नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। और एक बच्चे की हेल्दी डाइट में लगभग 4 रोटियां, दूध, दही, दालें और बाकी सब्जियां शामिल होती है। पर आज ये चीजें पाकिस्तान में एक बच्चे के लिए एक सपने जैसी है। पाकिस्तान में दोस्तों खाने के लिए दाने नहीं है, तो दोस्तों ये चीजें मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है, ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? पाकिस्तान को लेकर भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटियां खाएंगे पर बस तो परमाणु बम जरूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर इंडिया ने परमाणु बम बनाया तो ये बनाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें अपना डिफेंस भी तो करना है। आज दोस्तों वो दिन आ चुका है, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पर खाने के लिए दाने नहीं है, तो अब इन्हें घास की रोटियां खानी पड़ेगी। ये अरबों से बड़े मुसलमान बनना चाहते थे, लो बन लो अरबों से बड़े मुसलमान। उनके पास तो तेल था, तुम्हारे पास क्या भिखूंगो। अब दोस्तों पाकिस्तानी नेता इतने ज्यादा बेशरम और नीच है कि जिन देशों ने इनकी मदद की है, यूरोपियन देशों ने और अमेरिकन ने, उन्हीं के बारे में दोस्तों एक बार आप सुन लीजिए क्या कहते हैं। दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, सारी कायनात की नेमतें। अब दोस्तों ये बंदा है साद रिजवी, जो कि पाकिस्तान में जो TLP जो कि 4th बड़ी पार्टी है उसका लीडर है, और दूसरे से करोड़ों के हिसाब से वोट मिले हैं। और हो सकता है कि अगली बार जब चुनाव हो तो ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, और जो परमाणु बम का बटन होता है वो उसके अंगूठे के नीचे होगा। अब दोस्तों बाकी दुनिया को सोचना होगा कि कैसे पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए, वरना पूरी दुनिया का जो भविष्य है वो अंधकार में होगा। उधर बलूचिस्तान में बलूच लोगों ने, जो वहाँ पर चीनी लोग, उन्हें मारना शुरू कर दिया है।
वहाँ पर डेली किसी न किसी स्कूल को जला दिया जाता है ताकि जो पाकिस्तानी आर्मी उसे वहाँ से भगाया जा सके। अब दोस्तों पाकिस्तान में जो हिंसा वो काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है, एक के बाद एक किसी को भी उड़ा दिया जाता है और इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो पाकिस्तानी पुलिस है वह अपनी ही मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो उनको भी समझ में आ चुका है कि जो मिलिट्री शासन है इसी ने पूरे देश का नाश कर रखा है। आज पाकिस्तान में स्कूल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल या आप किसी भी इंडस्ट्री को ले दो, वहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग मिलिट्री के बैठे हैं। अब दोस्तों पहले जो पाकिस्तान में बाढ़ आई उस समय काफ़ी सारे देशों ने इनकी मदद की थी और दोस्तों ने वही एड अब तुर्की को भेज दी, यानी कि जो तुर्की ने मदद भेजी थी वही मदद इन्होंने तुर्की के पास भेज दी वापस जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था। अब उससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान वो कितना ज़्यादा नीच देश है, वो अपनी केवल प्रेस्टीज बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। अब दोस्तों दूसरा बड़ा रीजन वो है धर्म की अफीम। दोस्तों इनके धर्म में हमेशा से ये सिखाया गया है कि हिंसा करना सर्वोपरि है और वही इनके दोस्तों जो नेता हैं वो भी यही करना सिखाते हैं। एक बार आप इमरान खान की एक क्लिप खुद ही सुन लीजिए। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है, जिहाद करना। जिहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आजादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाह नहीं। तो ये सिखाया जाता है कि जो इनका धर्म है वो सर्वोपरि है और जो इनके धर्म में नहीं मानता वो काफिर है और उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और उसे मार देना चाहिए। अब दोस्तों उस देश का वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। सुबह अजान तक यहाँ पे बैठे होते थे और पूजा करते थे साईं की, और आज हमारा साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? हमारी मूर्तियाँ सब तोड़ी गई। अंदर हमारी सोने की भी मूर्ति थी, उसके ऊपर तेल सिंदूर चढ़ा के वो अंदर छुप गई थी। वो सारी कहाँ गई? हमारे तस्वीरें थी बहुत सारी, वो सारी कहाँ गई? अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि जो यहाँ के लोगों को काफी बुरे होते हैं, बल्कि इनके देश का एक बंदा है जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनसे काफी ज्यादा प्यार करता है। अब दोस्तों इसकी स्टेटमेंट मैं आपको एक बार जरूर सुनाऊंगा। एक्चुअली मैडम हुआ ये कि मैंने जब इंटरव्यू दिया, आपने दोबारा फिर मेरा इंटरव्यू किया। जब तक इंडिया में वायरल हुआ, इंडिया के लोगों ने देखा, इंडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे जज्बात को सुना। लेकिन ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी को एक क्लास है जो अभी देखिए मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ की। वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिलसिला में उसकी तारीफ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूँ? तो तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। आज तो पाकिस्तान की ऐसी हालत के पीछे जो आतंकवाद उसका भी पूरा रोल रहा है। इन्होंने आतंकवाद को दोस्तों पूरी तरह से सपोर्ट किया। इनको लगता था कि जो आतंकवाद है वो केवल इंडिया को हार्म करेगा, और दोस्तों ये भूल गए थे कि आतंकवाद किसी का नहीं सगा है। ये अगर हिंदुओं को मारे तो ये मुसलमानों को भी मारेंगे, और आज ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में जो एक पेशावर शहर है उसकी मस्जिद में अटैक होता है, जिसके बाद वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और ये जो पाकिस्तानी लोगों को इंडिया को ब्लेम करते हैं कि इंडिया ने ड्रोन अटैक किया है जिसकी वजह से हमारे लोग मारे गए। आज से लगभग 4 या 5 सालों पहले की बात है। ये जो पेशावर शहर है, यहाँ पर एक स्कूल में आतंकवादी हमला होता है जिसमें कि सैकड़ों बच्चों को मार दिया जाता है और काफ़ी सारी टीचरों को, जो फीमेल टीचर, उनको जिंदा जला दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये इसका ब्लेम भी इंडिया पर डालते हैं कि इंडिया ने तालिबान को कहा था कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे। मतलब दोस्तों इंडिया को कुछ काम धंधा नहीं है, वो इनके लोगों पर हमला करवाना चाहेंगे। दोस्तों ने शर्म याद है कि एक शांतिप्रिय देश के बारे में क्या कह रहे हैं। दोस्तों ऐसी सोच पाकिस्तान के नेताओं और मिलिट्री की नहीं है, बल्कि ऐसी सोच पूरे पाकिस्तान के लोगों की है। एक बार आप सुन लीजिए कि कैसे हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं। मुझे इसलिए लगता है कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सारी बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि सिंध साइड पर, इवन के पाकिस्तान में और भी जगहों पर, लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। नहीं, वो मुसलमान नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान जुल्म नहीं करते किसी पे। अच्छा, ये मुझे पता है। अगर मुसलमान है तो, अगर कोई और ममालिक आके उधर जुल्म करता है, वो नाम मुसलमानों का लग जाता है, ये मैं नहीं कह सकता। बस वो वैसे ही हमें बुरा लगता है, मुसलमानों के खिलाफ है, गंदे लोग हैं, गाय को वो माँ समझते हैं, ये हमें नहीं अच्छा लगता।
लेकिन सबका अपना अपना अकीदा, अपना अपना मजहब होता है। हम अकीदे और मजहब की बुनियाद पर किसी से नफरत तो नहीं कर सकते। नफरत होनी चाहिए। जो गलत है, जो हमारे नबी पाक को, हमारे कुरान पाक को नहीं मानता, तो हम उसको कैसे मानते? चलो ये तो रही पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी नेताओं की बात। यहाँ की जो फिल्में हैं उनमें भी हिंदुओं को गलत दिखाया जाता है। इनके अनुसार जो हिंदू लोग हैं वो इनके धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है और इन हिंदुओं को पूरी तरह से धरती से सफा कर देना चाहिए। मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। क्वीन, इस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द, बदचलन और वो बदकार औरत है जिसने पूरे कराची को बर्बाद करने का मंसूबा बना रखा है। ये औरत जाएंगी नहीं। हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी। मैं जानता हूं मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। तुमने मेरे धर्म को चैलेंज किया है। मोबाइल ऑन रखना और कान से लगाए रखना। Moments later. हिंदू औरत, तूने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश था। अब एक मुसलमान का जवाब सुन। अल्लाह अकबर। बात बचाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। हमें से निकलो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। मगर इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी। औरतों पर सुन करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। और दोस्तों पाकिस्तान ने जो अपना पेड़ था उसकी जड़ें ही काट दी। इन्होंने पहनावा कहीं और से उठाया, कल्चर कहीं और से उठाया और दोस्तों लैंग्वेज कहीं और से उठा ली। जो जिन्ना था वो शिया हुआ करता था, इन्होंने सुन्नी बना दिया। अब दोस्तों उस देश का वही हाल होगा जो पाकिस्तान को हो रहा है। हिस्ट्री का एक सिंपल सा नियम है, अगर आप हिस्ट्री को चेंज करोगे तो हिस्ट्री आपको पूरी तरह से चेंज कर देगी। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब दोस्तों जिस दिन उसने स्टेटमेंट दी थी उसी दिन पाकिस्तान की जो बर्बादी के दिन थे वो शुरू हो चुके थे। उस दिन उनकी जो बुक थी उसका पहला चैप्टर लिखा जा चुका था। वो बुक अपने एंड पर पहुंच चुकी है। अब दोस्तों देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हुआ कि आखिर पाकिस्तान आगे क्या करेगा। क्या पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या पाकिस्तान इस पूरी धरती से मिट जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।